तो कहानी की शुरुआत में हमें एक टेक्स्ट के जरिए ये बताया जाता है कि अर्जेंटीना अपने इतिहास की सबसे खतरनाक मिलिट्री डिक्टेटरशिप से गुजरा था। इंटरनेशनल लेवल पर इस मिलिट्री गवर्नमेंट की इमेज दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन सामने आ रहे थे। अब ये सब देखते हुए मिलिट्री काउंसिल ने एक रिस्की डिसीजन लिया 1978 का फुटबॉल वर्ल्ड कप सेलिब्रेट करने का। उनका ये प्लान था कि दुनिया को ये दिखाया जाए कि देश तो एकजुट है, पीस और हार्मनी में जी रहा है, जबकि असल में ये सिर्फ एक इल्यूजन था, एक ढोंग था जिससे वो अपने स्टेट क्राइम्स को छुपा सके। अब तब अर्जेंटीना की टीम फाइनल तक पहुंच रही थी, तभी हजारों लोगों को किडनैप किया गया और उनको क्लैंडस्टीन डिटेंशन सेंटर्स में ले जाकर टॉर्चर और खून किया जा रहा था, यानी कि इलीगल तरह से। अब इसके बाद सीन आता है एक मिलिट्री डेथ स्क्वाड पर, जिसके अंदर है मोरो जो कि उनके लीडर हैं और इनके साथी हैं बावेरिया और क्रैंचो जो कि उसी स्क्वाड के मेंबर हैं। उनके अलावा दो और लोग भी थे जो कि उन्हीं के साथ थे, जिनमें से एक फादर होता है जिसका नाम अल्सीना था। खैर यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि इन लोगों ने एक आदमी को बांध कर रखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर ये लोग पोकर खेल रहे थे और उनकी नॉर्मल बातें चल रही होती है। उन दिनों फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा था। अब ये लोग टीवी देखते देखते फुटबॉल के बारे में ही बात कर रहे थे। सब कुछ आम लग रहा होता है कि इसी बीच पोकर में क्रैंचो जीत जाता है और यहाँ शॉकिंगली होता यह है कि जो मोरो होता है वो इस चीज का सारा फ्रस्ट्रेशन उस आदमी पर निकालता है जो कि वहां बैठा हुआ था। मोरो उसे देश का दुश्मन कहता है। दरअसल ये स्क्वाड उन लोगों को ढूंढ रही है जिनका एक पूरा ग्रुप है और वो लोग उनके हिसाब से देश के खिलाफ हैं। और फिलहाल मिलिट्री डिक्टेटरशिप होने की वजह से इस स्क्वाड के लिए ये सब कुछ काफी इजी हो गया था, यानी कि जिनकी आइडियोलॉजी उनसे मैच नहीं कर रही थी शायद वो उनको ही पकड़ रहे थे। सबसे बड़ी बात कि ये उन लोगों को ही उनके घर में घुसकर मार रहे होते हैं और टॉर्चर कर रहे होते हैं। खैर यहाँ मोरो और बाकी उस आदमी को अब खत्म कर देते हैं, जिसके बाद हम मिगुएल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि असल में उसी स्क्वाड का हिस्सा था। और हम ये भी देख पाते हैं कि यहाँ मिगुएल की वॉल पर ढेर सारे ऐसे पोस्टर्स थे हमको ये पता चलता है कि शायद इन्होंने पहले भी लोगों को खत्म किया है। फिलहाल उस स्क्वाड ने कई सारे लोगों को अगवा किया था, बांधा हुआ था। खैर अब मिगुएल जाता है फ्रांसिस्को नाम के आदमी के पास जो कि उन्हीं लोगों में से एक था जिन्हें उस स्क्वाड ने पकड़ा हुआ था। और ये सारे लोग असल में एक ही ग्रुप का हिस्सा थे उस स्क्वाड के हिसाब से। ये ग्रुप असल में पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं, यानी कि जो कुछ उसमें गलत होता है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और उस समय असल में डिक्टेटरशिप चल रही होती है और ये डिक्टेटरशिप में पॉलिटिक्स भी डीपली इन्वॉल्व हो रखी थी और यही रीजन था कि वो लोग इन लोगों को पकड़कर पूछताछ और टॉर्चर कर रहे थे। सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट और आर्मी के खिलाफ जो भी जा रहा था ये लोग यहाँ पर उसको मार रहे थे या फिर खत्म कर रहे थे या फिर टॉर्चर कर रहे थे। अब तभी मिगुएल उसे डराने के लिए उसके परिवार की हिस्ट्री बताने लगता है कि उसके पिता का नाम मारियो है और वो एक लॉयर है और उसकी माँ का नाम डोरा है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। वो ये सब इसलिए बता रहा था ताकि वो उसके अंदर अपना एक डर बना सके कि वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ मिगुएल उससे पूछताछ करता है और वो उससे ये कहता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ था जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। मिगुएल उससे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कौन करता है, यह है कहां पर और कितने लोग हैं इसके अंदर। अब ये सुनकर फ्रांसिस्को कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, शायद उसने गलत इंसान को अगवा किया है। लेकिन मिगुएल जो होता है वो उसकी एक नहीं सुनता। वो उसके पास बैठता है और बोलता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर मोरो आएगा जो कि बहुत ही खतरनाक है और वो उससे सच उगलवाने के लिए उसे शॉक देगा, उसे टॉर्चर करेगा और वो टॉर्चर इतना बुरा होगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। अब दूसरे रूम के अंदर 3 और लोग बंधे हुए थे और उनमें से 2 आदमी और एक लेडी थी और वो 2 आदमी मिगुएल और फ्रांसिस्को की बातें सुन रहे थे और उनमें से एक कहता है कि वो फ्रांसिस्को पर भरोसा कर सकते हैं और वो उसे कुछ नहीं बताएगा। लेकिन तभी उन्हें एक आहट आती है और इसलिए वो दोनों आदमी सतर्क हो गए थे। तभी वहां पर क्रैंचो आता है और क्रैंचो की नजर उस लेडी पर गलत तरह से थी। उस लेडी का नाम पॉली होता है। वो पॉली को ये कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो उसे अपना बना लेगा और फिर वो उसके साथ रह सकती है। यहाँ वो पॉली को परेशान कर रहा था कि तभी वो 2 आदमी बीच में बोल गए और ये सुनकर क्रैंचो को गुस्सा आ गया था। दूसरी तरफ हम मोरो को देखते हैं जो कि मिगुएल के पास आता है पूछने के लिए कि किसी ने मुंह खोला या फिर नहीं। तब मिगुएल ये बताता है कि हाँ उसने अपना मुंह तो खोला है लेकिन वो उस ग्रुप से नहीं है जिसको वो ढूंढ रहे हैं और वो अलग ग्रुप है। वो लोग तो बेगुनाह हैं शायद से। और यहाँ मिगुएल ये भी बोलता है कि वो अंदर ना जाए, उसने उस आदमी फ्रांसिस्को का ट्रस्ट जीत लिया है और इसलिए अब वो उससे और इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है। लेकिन मोरो ये कहता है कि अब उसका समय खत्म हुआ और अब वो उससे पूछताछ खुद करेगा और वो उस ग्रुप के बारे में जानता हो या फिर ना जानता हो, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ कबूल ना होगा। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज मिगुएल को पसंद नहीं आ रही थी और हमको पता चलता है कि मिगुएल एक ऑफिसर है और उसे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा था। अब दूसरी ओर हम क्रैंचो को देखते हैं और क्रैंचो उन 2 आदमियों से बाहर गड्ढा खुदवा रहा था। गड्ढा खुदवाने के बाद वो एक आदमी को उस गड्ढे में लेटने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं लेटता। तब वो उसे मजबूर करता है और उस आदमी को मजबूरी में गड्ढे में लेटना पड़ता है। तब क्रैंचो हंसता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि वो कब्र उसने उनके लिए नहीं खुदवाई थी बल्कि उस डेड पर्सन के लिए खुदवाई थी जिसे उन्होंने पोकर खेलते हुए खत्म किया था।
खैर दूसरी ओर मोरो फ्रांसिस्को से सवाल जवाब करता है और तब फ्रांसिस्को कहता है कि उसे जो कुछ पता था उसने ऑलरेडी बता दिया और अब उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मोरो काफी रुतलेस इंसान था और इसलिए वो उसे और टॉर्चर करने लगता है। सबसे पहले तो वो उस पर नमक वाला पानी डालता है जो कि उसकी बॉडी को जला रहा था और फिर वो उसे शॉक देने लगता है और फिर वो उससे पूछता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कौन है। तब वो उसे बताता है एक नाम जो कि था अटिला। लेकिन मोरो के हिसाब से ये कोड नाम था और उसे उनके रियल नेम व सरनेम्स चाहिए थे, लेकिन ये उसको नहीं पता था। मोरो उसे और ज्यादा टॉर्चर भी करता है। खैर तभी वो अल्सीना को भी ट्राई करने देते हैं और अल्सीना उसको ये कहता है कि वो फादर है और वो उसे बचा सकता है उसके पापों से, ईश्वर से, अगर वो उन्हें सब कुछ बता दे तो। तब फ्रांसिस्को उसे एड्रेस देता है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का था और फिर वो लोग जल्दी से गाड़ी लेकर एक बिल्डिंग तक आते हैं और यहाँ आने के बाद वो लोग फ्रांसिस्को को मार भी देते हैं क्योंकि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था और इन्फॉर्मेशन उनको मिली गई थी। खैर वो उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें 3 लेडीज और एक आदमी मिलता है जिनमें से एक लेडी प्रेग्नेंट थी और वो लोग उन चारों को पकड़कर अपने अड्डे पर ले आते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं मोरो को जो कि अपने घर पर आराम से टीवी देख रहा था, साथ ही साथ उसने पॉली को पकड़ा हुआ था और वो उससे उसका सारा काम करवा रहा था। तभी वहाँ पर कैरेंचो आया जो कि ये देख लेता है और उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी नजर पॉली पर पहले से ही थी। लेकिन यहाँ पर वो कह ही क्या सकता था। यहाँ पर मोरो उसे अपने साथ बैठा लेता है जहाँ पर वो दोनों फुटबॉल मैच देखने लगते हैं। अब यहाँ पॉली उन्हें वाइन सर्व करती है लेकिन इसी बीच पॉली को वहाँ पर एक चाबी मिलती है जिसे पॉली उठा लेती है। अब मिगुएल उसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ होता है जिसका नाम डायना था। मिगुएल यहाँ पर इतना बुरा इंसान नहीं था इसलिए वो डायना को खोल देता है और उसे पानी भी देता है और तो और उसने चेकअप के लिए डॉक्टर को भी बुला लिया था। अब डॉक्टर आकर सबसे पहले यही बोलता है कि उसने उसे मैच के बीच में बुला लिया। दरअसल इस समय अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स का फाइनल मैच चल रहा था। जिसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर अर्जेंटीना जीत चुकी थी। मीनवाइल कैरेंचो उन बंधे हुए लोगों के पास आता है जहाँ पर 2 लेडीज और एक आदमी था। अब कैरेंचो उनसे ये कहता है कि वो लोग जो कुछ जानते हैं उसको सब कुछ सच सच बता दें क्योंकि आज उसका मूड थोड़ा ठीक है क्योंकि आज वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं। लेकिन वो आदमी अपना मुंह नहीं खोलता। जिसके बाद कैरेंचो उसको धमकी देता है कि जो है वो सब बता दे वरना वो मोरो को बुला लेगा जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करेगा जिसको वो हमेशा याद रखेगा और शायद वो जिंदा ही ना बच पाए। मीनवाइल हम उन 2 आदमियों को और पॉली को देखते हैं जहां पर वो आदमी कहते हैं कि उन्हें यहाँ से किसी तरह से बाहर निकलना होगा। तब पॉली उनके पास चाबी लेकर आती है। खैर दूसरी ओर डॉक्टर डायना को चेक करता है और उसे डायना के हाथों पर एक सर्कल का निशान मिलता है। खैर अब यहाँ डॉक्टर मिगुएल को ये बताता है कि ये लेडी कभी भी मां बन सकती है, आज या फिर कल कभी भी डिलीवरी हो सकती है क्योंकि इसका टाइम आ चुका है। और इतना कहकर डॉक्टर जाने की बात करने लगता है लेकिन मिगुएल जो होता है वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो वहीं पर रुके ताकि वक्त आने पर वो उस लेडी डायना की हेल्प कर सके। लेकिन डॉक्टर ये बोलता है कि क्या वो उसको पागल लग रहा है, वो अभी जाएगा और अपने परिवार के साथ वर्ल्ड कप जीतने की खुशी सेलिब्रेट करेगा। वैसे भी उसकी वजह से वो मैच नहीं देख पाया। और ये सब कहते हुए डॉक्टर को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी। खैर अब तक तो यहाँ पर आपको समझ आ ही गया होगा कि स्क्वाड का प्लान क्या था। जब सारे के सारे लोग जीतने की खुशी मना रहे होंगे तब वो उस कम्युनिटी के लोगों का सफाया कर देंगे और इससे होगा ये कि कोई भी गवर्नमेंट और मिलिट्री वालों के खिलाफ यहाँ पर कभी भी सवाल नहीं उठा पाएगा, यानी कि डिक्टेटरशिप बनी रहेगी। अब यहाँ मिगुएल जो होता है वो सोच में पड़ गया था कि वो करे तो करे क्या। और तभी हम फादर अल्सीना को देखते हैं जो कि काफी वियर्ड सा होता है, बल्कि वो लोगों के सामान को चुरा रहा होता है। और ये सब देखकर वो काफी खुश हो रहा था कि तभी उन्हें उन लोगों की एक किताब मिलती है जिसको देखकर वो हैरान रह गया था। खैर अब तभी कैरेंचो उन 2 लेडीज को मेंटली टॉर्चर करने लगता है और उसके इरादे उन लेडीज के साथ ठीक नहीं थे। वो उनसे बहुत गलत बातें करता है जैसे कि वो उनका गलत तरह से इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये सब सुनकर उन लेडीज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं मोरो को। मोरो उस पकड़े हुए व्यक्ति को धमकाते हुए कहता है कि आग से मरना दुनिया की सबसे पेनफुल मौत होती है। इंसान जलता है, चीखता है और मरने से पहले तकलीफ कम से कम 13 मिनट तक चलती है। और अगर किसी को ये दर्द नहीं झेलना तो एक ही ऑप्शन है, भगवान से दुआ करो कि मौत जल्दी आ जाए। लेकिन मोरो ये कहता है कि वो उसको ऐसे नहीं मारेगा, उसके पास उसे खत्म करने के और भी तरीके हैं। और यहाँ पर एक कैंची उठाता है कि तभी उसका फोन आ जाता है। फोन पर फादर अल्सीना था। अल्सीना उसे ये ऑपरेशन तुरंत ही रोकने के लिए कहता है लेकिन मोरो ये कहता है कि अब देर हो चुकी है। तब अल्सीना ये कहता है कि उसे नहीं पता कि उसने किसको किडनैप कर लिया है, लेकिन ये लोग वो लोग नहीं है जिसको वो ढूंढ रहे थे। अब ये सुनकर मोरो उसे और टॉर्चर करने लगता है ये पूछने के लिए कि आखिर वो है कौन, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। और तब वो उसके दांत उखाड़ देता है और उसे शॉक देता है जिससे कि वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गया था। मीनवाइल फादर उस किताब को देख रहा होता है जिसमें कुछ रिचुअल करते हुए लोग दिखाए गए थे। तभी दूसरी ओर मिगुएल और डायना को दिखाया जाता है जहाँ पर डायना कहती है कि वो आ रहा है और फिर हर जगह की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और फिर अचानक से बंद हो जाती है। इसी बीच मोरो किसी चीज को लेकर काफी डर गया था और फिर वो खुद को ही शूट कर लेता है जो कि सबसे शॉकिंग बात थी, यानी कि टॉर्चर करने वाला खुद ही खत्म हो गया। वो आदमी जिसे मोरो टॉर्चर कर रहा था वो अचानक एक डिमोनिक फॉर्म ले चुका था और उसी ने मोरो को ये करने के लिए उकसाया। जिसके बाद वो आदमी बवेरिया की तरफ बढ़ने लगता है।
और तभी वो दो आदमी पॉली के साथ खुद को आजाद करके वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वो एक आदमी को देखते हैं जो कि स्क्वाड का हिस्सा था और वो करेंचो को ढूंढ रहा होता है और करेंचो को वो उसी रूम में देखता है जहाँ पर वो दो लेडीज भी डिमोनिक फॉर्म ले चुकी थी और उन्होंने करेंचो को खत्म कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने उसके जेनिटल्स तक को भी उखाड़ कर फेंक दिया था क्योंकि उसके इरादे उनको लेकर गलत थे। और ये देखकर वो आदमी डर जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी दूसरी ओर मिगुएल और वो लेडी साथ थे कि तभी उस लेडी को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि डायना को। मिगुएल उसे इनहेल एक्सहेल करने के लिए कहता है और यहाँ मिगुएल उससे ये कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो देखता है कि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग में ब्लैक ब्लड निकल रहा था। मीनवाइल फादर अल्सीना, बवेरिया और मोरो को ढूंढने आता है लेकिन उसे वहाँ पर सिर्फ खून मिलता है। तभी एक कॉल वहाँ पर आया जिसे अल्सीना उठाता है लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम उसके पीछे से एक डिमोनिक फिगर को निकलते हुए देख पाते हैं जो कि बेंड होकर गुजर रही थी और ये काफी क्रीपी था। तभी आगे बढ़ने पर अल्सीना चर्च रूम में आ चुका था जहाँ से सारे क्रॉस उल्टे हो गए थे और वहाँ से वो गन उठाता है। जब वो आगे बढ़ता है तो आगे उसे ढेर सारे वो डिमोनिक लोग मिलते हैं जो कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो कल्ट होता है वो असल में डिमोनिक यानी कि डेविल कल्ट था और इन्होंने गलत ही लोगों को उठा लिया था। बेसिकली ये पॉलिटिकल डिसिडेंट्स नहीं थे बल्कि यहाँ पर ये तो डेविल कल्ट के लोग थे और यही तो अल्सीना इनको समझाना चाह रहा था। और वहाँ पर जो सर्कल मिला था ना उसके हाथ पर, वो भी इसी बात का सबूत था, इसलिए डॉक्टर को ये थोड़ा सा वियर्ड फील हुआ था। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि घर जा ही रहा था लेकिन वो डिमोनिक लोग उसको भी घेर लेते हैं और वहाँ पर एक अलग से डिमोनिक लेडी थी जो कि उसको खत्म कर देती है। इसके बाद हम पॉली और बाकी दो आदमियों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे थे और वो इस बात से अनजान थे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि ये तीनों शायद वही लोग थे जिन्हें मोरो ढूंढ रहा था। खैर अब वो आगे बढ़ते हैं कि तभी एक रूम के अंदर एक आदमी एक बहुत ही खौफनाक नजारा देखता है कि एक डिमोनिक व्यक्ति मोरो को खा रहा था और वो डिमोनिक व्यक्ति उसको देख लेता है लेकिन सही समय रहते पॉली के साथ वाला व्यक्ति उस दरवाजे को ही बंद कर देता है। अब यहाँ पर जब पॉली नोटिस करती है तब उसको समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। इसी बीच उनके साथ वाले दूसरे आदमी को एक डीमन मार कर रूम में ले जाता है और वो कुछ कर नहीं पाते कि तभी वहाँ पर और डिमोनिक लोग आ गए थे जो कि पहले यहाँ पर नहीं थे और वो अभी अभी यहाँ पर आए थे और उनमें से एक प्योर डीमन लग रहा होता है जिसके साथ साथ दो डिमोनिक आदमी भी थे। यानी कि ये कल्ट जो था वो प्योर डेविल कल्ट था और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने डीमन को समन किया था जिसके चलते डीमंस ने इनको ही पजस कर लिया। अब वो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी मिगुएल आकर उन्हें शूट करके मार देता है और यहाँ पर वो डायना को पॉली के हाथों में सौंप देता है और ये कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाए। अब मिगुएल उस आदमी को एक गन देता है सेल्फ डिफेंस के लिए लेकिन वो आदमी ये बोलता है कि जो उसने किया है वो माफी के लायक नहीं है और इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। खैर इसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी पॉली को एक डिमोनिक व्यक्ति ने पकड़ लिया था और वो आदमी कुछ नहीं कर पाता और तभी उसके सामने एक लाल रोशनी आती है। मीनवाइल मिगुएल आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पर उसे कुछ लाशें मिलती हैं। इसके बाद वो कॉरिडोर में आता है जहाँ का रास्ता एक कपड़े से बंद हो रखा था लेकिन मिगुएल उसमें जाता है जहाँ पर मिगुएल अपना बचपन देखता है जहाँ पर उसके पिता ने उसकी माँ को शूट करके खुद को खत्म कर लिया था और शायद से यही मिगुएल का बहुत ही भयानक पास्ट होगा जिसके चलते वो लोगों के साथ बुरा करना नहीं चाहता था लेकिन उसे मजबूर करा जा रहा था। खैर अब हम देखते हैं उस आदमी को जो कि सबसे पहले डिमोनिक फॉर्म में आया था और यही लीडर है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को मोरो ने पकड़ लिया था वो असल में एक डिमोनिक कल्ट का हिस्सा थे जिन्हें उसने गलती से पकड़ लिया, या फिर ये कहे कि जानबूझकर ऐसा हुआ था, या फिर इसको फेट कहा जा सकता है, या फिर कर्मा, क्योंकि वो लोग जो कर रहे थे नॉर्मल इंसानों के साथ में वो भी उनके लिए डीमन ही थे लेकिन अब डीमन को यहाँ पर डेविल मिल चुका था जो कि उनको खत्म कर रहे थे। खैर अब हम देखते हैं कि ये प्रेग्नेंट लेडी डायना, वो आदमी जो उसके साथ था और मिगुएल ये सब पकड़े जा चुके थे। साथ ही साथ वहाँ पर पॉली भी थी जो कि किसी तरह से प्रेग्नेंट हो गई थी। अब यहाँ कल्ट का लीडर उन दो लेडीज को बुलाता है जिन्होंने करेंचो को मारा था, जिसके बाद वो उन दोनों का गला काट कर उनका ब्लड एक ग्लास में निकाल लेते हैं और उसे पॉली को पिला देते हैं। अब वहाँ पर हर तरफ वही डिमोनिक लोग थे जो कि इसी कल्ट का हिस्सा होंगे। कल्ट लीडर मिगुएल के पास आता है और खून से उसके सर पर एक निशान बना देता है, जिसके बाद पॉली के अंदर से निकलता है एक डीमन और यहाँ पर पॉली उसके लिए एक दरवाजा थी। खैर यहाँ पर अब एक शॉकिंग सीन आता है और डीमन जाता है डायना के पास में और उसके बच्चे को बाहर निकाल कर सबके सामने रख देता है, लेकिन इसी बीच वो व्यक्ति और मिगुएल छूट गए थे और उस डीमन को मिगुएल मारकर गिरा देता है। इसके बाद वो डायना को आजाद करने लगता है लेकिन डायना उससे एक वादा लेती है कि वो उसके बच्चे का ध्यान रखेगा और इतना कहकर वो खत्म हो जाती है, यानी कि इस बच्चे को जन्म देने में उसकी जान चली गई। जिसके बाद मिगुएल उस बच्चे को लेकर आगे बढ़ता है और वो आदमी भी उसके साथ था, लेकिन वो सारे डीमन लोग उनके पीछे थे जो कि उनको खत्म करने के लिए थे। लेकिन यहाँ पर वो आदमी अब खुद को सैक्रिफाइस करके मिगुएल और बच्चे को भगा देता है। जिसके बाद मिगुएल कार में बैठकर वहां से निकल जाता है और एक ट्रैफिक लाइट के सामने आकर रुकता है। तभी दूसरी ओर हम डायना को देखते हैं जो कि शॉकिंगली जिंदा थी और वो डीमन उसके पास आता है और यहाँ पर डायना अचानक से मुस्कुराने लगती है जो कि ईविल मुस्कुराहट थी। और तभी मिगुएल को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो फील क्या कर रहा था।
यानी कि यहाँ पर इस कल्ट के लोगों ने मिगुएल को बेवकूफ बनाया और डायना हमेशा से इसमें मिली हुई थी। मुझे लगता है वो एक डीमनस होगी, जिसके चलते जो बच्चा है ना, ये भी कोई और नहीं बल्कि ये डीमन था और वो शायद जानती होगी कि मिगुएल उसको पाल लेगा और यही अंत में मिगुएल फील कर रहा था। और बूम, इसी के साथ में 1978 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।